संघर्ष की कहानी इस तरीके से है। आज हम बिहार बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर के आई, एक रूस और दूसरा अमेरिका, और इन दोनों में जबरदस्त ढंग से लड़ाई छिड़ गई। जो लड़ाई कोई हथियारों से नहीं लड़ी गई, जो कि एक वर्चस्व की लड़ाई थी कि हम श्रेष्ठ है और हम श्रेष्ठ है। अमेरिका जो बताना चाहता था कि पूंजीवादी आइडियोलॉजी, पूंजीवादी विचारधारा ही श्रेष्ठ है, और जबकि रूस जो कि समाजवादी विचारधारा को अपनाता था और उसको बढ़ावा देना चाहता था। तो ये तो जो शीत युद्ध का दौर था, ये दौर क्यों हुआ और क्या हुए और इसके परिणाम क्या निकले, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान अध्ययन 1 शीत युद्ध का दौर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोल्ड वॉर इरा। और इस चैप्टर में हम क्लास 12वीं के हिसाब से हिंदी में और कठिन शब्दों के सरल अर्थों को समझेंगे, और पॉइंट वाइज आपको एनसीईआरटी का नोट्स उपलब्ध होगा। इस चैप्टर कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान शीत युद्ध का दौर, बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शीत युद्ध क्या था, कोल्ड वॉर क्या था। देखिए, शीत युद्ध जो था, सीधे अर्थों में है क्या? शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ है दो महाशक्ति जिनका नाम अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक, सैन्य तनाव, जिनमें वे कभी सीधे युद्ध में नहीं भिड़े। यानी इसमें बताता है कि शीत युद्ध के बीच में दो वैचारिक, मतलब दो विचारों की लड़ाई थी। शीत युद्ध किसकी लड़ाई थी? दो विचारों की लड़ाई थी, और यह राजनीतिक लड़ाई थी जिसमें सैन्य तनाव, यानी स्थिति ये तक आ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को से भिड़ने को तैयार हो गए, पर इनके बीच में कभी भी युद्ध सीधे तौर पर नहीं लड़ी गई। यानी इनके बीच में लड़ाई हुई, पर किसी और जगह पर, सीधे ये आपस में एक दूसरे पर इन्होंने कभी वार नहीं किया। जैसे कि इन्होंने जो वियतनाम में लड़ाई लड़ी गई, क्यूबा की मदद से जो लड़ाई लड़ी गई, इस तरह की चीजें इसमें शामिल है। यह युद्ध ठंडा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सीधा हॉट वार नहीं हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते रहे। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों की लड़ाई होती है, और यह सीधे तौर पे नहीं होती है। अब युद्ध, देखिए, इसे शीत युद्ध कहा गया, यानी कोल्ड वॉर। तो वॉर, लड़ाई दो तरह की होती है, एक कोल्ड और एक हॉट। लड़ाई दो तरह की है, कोल्ड और हॉट। हॉट वॉर में, यानी इसमें सीधे तौर पे एक देश दूसरे देश पे हमला करता है और सैनिक बल का इस्तेमाल करता है, जबकि कोल्ड वॉर में हम मनमुटाव होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक दूसरे के बीच में सारी स्थिति हो जाती है लड़ाई करने की, पर लड़ाई नहीं हो पाती है। अब ये देखिए, इसमें अब ये जो मुख्य शब्द इसमें आते हैं वो क्या है? महाशक्ति, सुपर पावर। ऐसे देश जिनकी सैन्य और आर्थिक ताकत बहुत अधिक हो। तो महाशक्ति किसे कहते हैं? जो देश बहुत ही शक्तिशाली हो उसे, और आर्थिक स्थिति में भी बहुत ताकतवर हो, यानी बहुत पैसे वाले हो। इनमें वैचारिक संघर्ष क्या है? जब दो देशों की विचारधारा, पूंजीवादी बनाम समाजवादी, आपस में टकराते हैं। तो देखिए, अब इनसे हमें पता चल जाता है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध में दो देश जो है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ,
ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये दोनों ही महाशक्ति है। और इन दोनों की जो लड़ाई है उसकी वजह है इनकी विचारधारा, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवाद। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? पूंजीवाद उसे कहते हैं जिसमें कि एक देश में सारी जो उत्पादन करने की सारी जो प्रक्रिया है ये हर आदमी के अपने हाथ में होता है। यानी व्यक्ति की अपनी संपत्ति होती है, राष्ट्र की उतनी कोई जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा है। यानी यहाँ पे लोगों की अपनी संपत्ति है, वो ये निर्णय ले सकते हैं कि वो क्या उत्पादन करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। यानी उनको अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति में किस तरह का इस्तेमाल करें। अब दूसरा जो है वो समाजवाद है। समाजवाद ये विचारधारा से रूस में जो सोवियत संघ है वो इसको अपनाता है। इसमें यानी कि लोगों की अपनी कोई संपत्ति नहीं है, इसमें जो लोग हैं वह सरकार के लिए काम करते हैं और जो भी संपत्ति है वो सारी चीजें सरकार की है, सरकार ही सारे निर्णय लोगों के लिए लेती है। तो पूंजीवादी विचारधारा में सरकार लोगों के लिए कोई निर्णय नहीं लेती, जबकि समाजवादी में सरकार सारे निर्णय लेती है। अब देखने की कोशिश करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है वो थर्ड जो है, देखिए इसको समझिए कि दो गुटों का बनाम, फॉर्मेशन ऑफ टू पावर ब्लॉक। तो ये जो घटना है, शीत युद्ध की घटना कब चालू होती है, कब से शुरुआत है? तो शीत युद्ध की घटना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद दो महाशक्ति देश उभरे, जिसे हम जानते हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, जो कि पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक विचारधारा का फॉलोअर है। यानी ये यहाँ पर कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा उसे कहते हैं जो हमने पहले बताया है, जिसमें कि लोगों को अधिकार होता है कि वो क्या उत्पादन कर सकते हैं, कैसे उत्पादन कर सकते हैं। लोग जिसे महसूस करेंगे, जैसा बाजार चाहेगा वो वैसा उत्पादन करेंगे। यानी लोग डिमांड और सप्लाई को देखकर उत्पादन करेंगे। लोगों को अपने ऊपर और अपनी संपत्ति के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है किस चीज का उपयोग करने का, वो जिस ढंग से चाहे उस ढंग से उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ पे बात है कि यहाँ की सरकारें लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब कई सारी पार्टियां आती है और चुनाव लड़ती है, और चुनाव के बाद ही यानी लोग ही यहाँ पर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि सरकार किसकी होगी। यानी यहाँ पे निर्णय पूरी लोगों द्वारा लिया जाता है। यानी ये लोकतंत्र है, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार यहाँ पर है। जबकि संयुक्त संघ, यहाँ पर समाजवादी विचारधाराएं हैं और ये संवादी है, यानी कम्युनिस्ट, समाजवादी और कम्युनिस्ट। तो देखिए समाजवादी उसे कहते हैं जहां पर लोगों के अपने हाथ में कुछ भी निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है। यानी लोगों के लिए सारे निर्णय वहां की सरकार लेती है। और साम्यवादी उसे कहते हैं जहां पर सरकार चुनी नहीं जाती, यानी लोगों के कुछ भी हाथ में नहीं रहता सरकार चुनने का। वहां पे एक ही पार्टी होती है और वही उसे ही लोगों को मजबूरीवश अपनाना पड़ता है और वही सारे लोगों के लिए निर्णय लेती है। अब हम आते हैं, ये अब हुआ क्या? तो ये दोनों देश हैं अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रेरित करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने लगा, विचारधारा को अपनाने लगा, और संयुक्त संघ जो कि समाजवादी को अपनाने लगा। और इन दोनों में इस विचारधाराओं को लेकर शीत युद्ध छिड़ गया। और उस समय जो भी देश आजाद हो रहे थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, इनका मेन था उद्देश्य
कि जो देश आजाद हों उस समय 1945 के बाद, वे देश इनकी विचारधाराओं को अपनाए। इससे इनकी विचारधाराओं को और मजबूती मिलता है और श्रेष्ठता प्राप्त होता है। पर अब इसमें रही बात कि देखिए, कहीं ना कहीं इस शीत युद्ध के दौर में, यानी 1945 के बाद जो है सोवियत संघ थोड़ा अमेरिका पे भारी पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सोवियत संघ है उसको आजाद वो 1921 में बना, और 1921 में बनने के बाद ये 1945 आते आते ये अमेरिका को टक्कर देने लगा। अब ये सोचिए, जो अमेरिका है वो 1776 में आजाद हुआ ब्रिटेन से, उसकी कॉलोनी से, और यहाँ पर 1779 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और देखिए, और 1945 आते आते ये 200 साल इसको लग गए आसपास, और तब अमेरिका 200 सालों में अपने आप को उस जगह पे बनाया जिस जगह पे रूस ने अपने आप को 1921 से 1945 में एस्टेब्लिश कर दिया। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, पर जबकि रूस ने प्रथम विश्व युद्ध भी लड़े 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, और प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर निकोलस जार के हटने के बाद लेनिन आए, और लेनिन के बाद स्टालिन आए, और स्टालिन ने 1921 में इसकी सत्ता को संभाला, और 1945 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ को एक किस ढंग पे अमेरिका के बराबर खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि 20 साल में ही ये देश कितना उन्नति कर गया। तो ये एक सरप्राइज है सबके सामने कि संयुक्त संघ का जो विचारधारा था, सामाजिक विचारधारा, समाजवाद विचारधारा, जहां पे कि सरकारी सबके लिए निर्णय लेती थी, तो इससे हुआ ये कि वहां पे तेजी से विकास हुआ। यानी सरकार सबको जो वहां पे जो खेती होती थी, उत्पादन जो जिस चीज का भी किया जाता था वो सारे सरकार लिया करती थी। सिर्फ सरकार ऑर्डर दिया करती थी कि आप ये करो, ये करो, ये करो। अब इसके परिणाम स्वरूप ये तेजी से यहाँ पे उत्पादन बढ़ा और ये देश तेजी से प्रोग्रेस किया। इसका हुआ, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो 1939 में से लेकर 1945 में लड़ा गया, इसमें रूस ने सक्रिय भूमिका निभाई, और ये देश लगभग, ये जो रूस था संयुक्त संघ, इसका वर्चस्व बढ़ता चला गया और उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अब इसके प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अमेरिका था वो तिलमिला गया, और उसने सोचा कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसी तरीके से इसकी विचारधाराओं को लोग अपनाते रहेंगे, तो आने वाले देश अपनाते रहेंगे, तो ये उसके लिए मुसीबत है। और इसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या कर दिया, जापान पे परमाणु बम गिरा दिए ताकि विश्व युद्ध खत्म हो जाए। पर अगर यह परमाणु बम नहीं गिराता तो क्या विश्व युद्ध खत्म नहीं होता? तो भी रूस उस विश्व युद्ध को खत्म कर सकता था। पर जब पूछा गया अमेरिका से कि आपने ये विश्व युद्ध में ये बम क्यों गिराया, तो अमेरिका ने कहा कि अगर मैं ये नहीं गिराता परमाणु बम, तो विश्व युद्ध और 2-3 साल बढ़ जाता, और जिसमें लोगों की जान मान की बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसकी वजह से इसको समाप्त करना बहुत जरूरी था, और मैंने ऐसा कर दिया। पर सच्चाई यह है कि अमेरिका जो था वो रूस के बढ़ते हुए वर्चस्व से घबरा गया था, और पूरा विश्व युद्ध का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता था, इसलिए इसने परमाणु बम गिराए। उस समय रूस के पास कोई परमाणु हथियार नहीं थे। अब देखिए, इसके बाद यहीं से कहानी शुरू होती है। अब यहां से कहानी क्या शुरू होती है कि रूस और अमेरिका दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और उस समय जो देश आजाद होते हैं अमेरिका ब्रिटेन से, जैसे भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका, भूटान, ये सारे देश जो होते हैं, ये जब आजाद तो होते हैं,
पर अब इनके समस्या थी कि ये जो पूरा विश्व दो गुट में बढ़ जाता है विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद। पहला गुट होता है जिसे हम कह सकते हैं अमेरिका का गुट, पूंजीवादी गुट, और दूसरा साम्राज्यवादी। ये दो ब्लॉक में, समूहों में बट गया। अब अमेरिका कहता है कि आप हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाइए, और संयुक्त संघ कहता है कि आप समाजवादी विचारधाराओं को अपनाइए। तो इनमें कई सारे देश, कुछ देश पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और कुछ देश समाजवादी विचारधाराओं को अपनाते हैं। अब होता क्या है कि इस वजह से जो आपका यूरोप था वो दो भाग में बढ़ जाता है, दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है। जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो अमेरिका के साइड चला जाता है, यानी पूंजीवादी विचारधारा, और जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो समाजवादी विचारधारा। क्योंकि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होने के लिए भी उनके पास कारण थे। कारण वो ये थे कि देखिए, जो काफी कम समय में ही क्या था, संयुक्त संघ बहुत प्रोग्रेस किया था। अब समझने की कोशिश करते हैं पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था जिसमें व्यापार निजी हाथों में होता है, यानी व्यापार करने का अधिकार निजी लोग कर सकते हैं। साम्यवाद, कम्युनिज्म, आर्थिक प्रणाली जिसमें सब कुछ राज्य सरकार ही तय करती है, यानी राज्य सब कुछ श्रेष्ठ होता है। और गुट, देशों का एक समूह जो किसी शक्ति के साथ खड़ा हो। तो अभी तक हमने यह समझा कि शीत युद्ध क्या है, और शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, और शीत युद्ध के बाद क्या परिणाम आए। तो शीत युद्ध के बाद जो नए नए देश थे जो आजाद हो रहे थे, उनके सामने अब समस्या खड़ी हो गई कि वो समाजवाद को अपनाए या पूंजीवाद को अपनाए, वो अमेरिका की तरफ जाए या संयुक्त संघ की तरफ जाए। तो पर बहुत सारे देशों ने संयुक्त संघ के साथ गए और कुछ देश पूंजीवादी के साथ गए। संयुक्त संघ के साथ जाने की वजह यह थी क्योंकि संयुक्त संघ सोचिए 1921 से 1945 मात्र 20-22 सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। कब? जब प्रथम और विश्व युद्ध लड़ने के बावजूद। अब देखते हैं शीत युद्ध। अब हम समझते हैं यहां पर शीत युद्ध का क्षेत्र। तो देखिए, एरिना ऑफ कोल्ड वार। एरिना का मतलब है कि जो शीत युद्ध था वो कहां पे लड़ा गया। तो कई विकासशील देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में प्रतिनिधि प्रॉक्सी वार हुए, यानी छोटे मोटे युद्ध। यानी कहता है कि ये जो देश थे अमेरिका और संयुक्त संघ, इन्होंने एक दूसरे पे सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं हुए, एक दूसरे पर हथियार नहीं उठाया, पर किसी तीसरे युद्ध देश की मदद से ये एक दूसरे से लड़ते रहे। वो लड़ाई कहाँ थी? एशिया में लड़ी गई, वियतनाम में, आपको साउथ कोरिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। अमेरिका और यूएसएसआर ने इन युद्धों में प्रत्यक्ष से भाग नहीं लिया, परंतु उन्होंने अलग अलग पक्षों को समर्थन दिया। यानी उन्होंने सीधे तौर पे लड़ाई में शामिल नहीं हुए, पर वो एक दूसरे देशों के पीछे खड़े थे कि ठीक है, लड़ाई हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब दूसरा बात है, इसका पहला उदाहरण कोरिया युद्ध जो था 1950 में लड़ी गई, जिसमें कि कहीं ना कहीं अमेरिका और यूएसएसआर की वजह से लड़ी गई। दूसरा वियतनाम युद्ध, वियतनाम में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। इसमें क्या हुआ, अमेरिका जो था वो वियतनाम में को जीतना चाहता था और यूएसएसआर ने वियतनाम को सपोर्ट दे रखा था, और कहीं ना कहीं वियतनाम का जो सपोर्ट था वो यूएसएसआर की तरफ था। दूसरा अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इसमें सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। सोवियत संघ कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान में अपनी एंट्री दर्ज करना चाहता था ताकि भारत, पाकिस्तान और यहाँ के क्षेत्रों को वो संभाल सके। पर यहाँ पर अमेरिका ने
तालिबान की मदद से वहां पे बहुत सारे हथियार डाले और लड़ाई वहां पर भी लड़ी गई। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है, देखिए ये है क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इन 1962। अब ये है क्या? देखिए, यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्यूबा अमेरिका के बहुत नजदीक है। अमेरिका ने इसे सीधा चुनौती माना और परमाणु युद्ध का खतरा बन गया। 13 दिन तक परमाणु युद्ध का संकट मंडराया। अंत में समझौता हुआ, यूएसएसआर ने मिसाइल हटा ली। अब ये हुआ क्या? देखिए, इसमें बताता है कि क्यूबा एक जो कंट्री है, देश है, एक द्वीप है जो कि अमेरिका से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक द्वीप है जहां पर जो कि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे फिडेल कास्ट्रो, वे हुए और उसको संयुक्त संघ ने बोला कि आप हमारी विचारधाराओं को अपनाएं, समाजवादी विचारधाराओं को अपनाएं और इसके बदले में जो भी आपको सहयोग होगा हम सब कुछ करेंगे। और क्यूबा संयुक्त संघ की विचारधाराओं को अपना लेता है और इसका फायदा संयुक्त संघ क्या करता है कि वहां के हर नागरिकों को पैसा वगैरह सब कुछ देता है। उसके बदले में वह उनसे सैनिक ठिकाना मांगता है, कहता है कि हम आपके यहाँ पर हम अपना सैनिक ठिकाना बनाएंगे और सैनिक ठिकाने के बहाने वहां पर परमाणु एटम बम अपना लगा देता है, परमाणु हथियार वहां पर तैनात कर देता है अमेरिका के ऊपर। अब 3 महीने बाद, 13 दिन बाद ये सारी घटनाएं अमेरिका को पता चलती है और जब ये पता चलती है कि संयुक्त संघ ने उसके ऊपर परमाणु बम फिट कर दिया है, यानी लगा दिया है, तो वह इससे तिलमिला जाता है और संयुक्त संघ को कहता है कि आपने ऐसा किया तो बहुत इसका निष्कर्ष क्या होगा, बहुत बुरा होगा। और वे क्या करता है कि जो क्यूबा द्वीप होता है इसके चारों तरफ से, ये द्वीप है, इसको चारों तरफ से अमेरिका अपने जहाज से घेर लेता है। इसलिए घेर लेता है ताकि संयुक्त संघ का कोई भी जहाज कहां इंटर ना कर सके, क्यूबा में आ नहीं सके। और अमेरिका कहता है कि आप जल्द से जल्द क्यूबा से परमाणु हथियार हटा दो, नहीं तो अब लड़ाई आमने सामने होगी और इसका जवाब बहुत बुरी तरीके से दिया जाएगा। संयुक्त संघ भी इस चीज को समझता है कि अगर उसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया या अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाएंगे, पर दोनों देश एक दूसरे को बहुत ही बुरी स्थिति तक पहुंचा सकते हैं और इसमें दोनों ही देशों को बहुत ही बुरी तरीके से घाटा होगा, जन मान की हानि होगी। और संयुक्त संघ ने इस चीजों को सोचते हुए क्या किया कि क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। तो देखिए, ऐसा युद्ध जिसमें परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ उसे परमाणु युद्ध कहते हैं। अब तीसरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हम थोड़ा समरी बता रहे हैं। तो देखिए, क्यूबा क्राइसिस हुआ, आपको समझ में आया कि क्यूबा क्राइसिस में पूरी दुनिया डर गई थी कि अब जो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है संयुक्त संघ और अमेरिका के बीच में। अब जो बात आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नैम कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखिए, होता क्या है कि 1945 में जब 2nd वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो उसके बाद बहुत सारे देश आजाद होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश तो बाद में होता है। आपके अफ्रीका में कई देश आजाद होते हैं और इनके सामने अब समस्याएं होती है
कि वो किस गुट में जाए, समाजवादी गुट में जाए या पूंजीवादी में जाए। तो उस समय जैसे पाकिस्तान है अमेरिका के गुट में चला जाता है, पूंजीवादी गुट में, जबकि इंडिया एक नई चाल चलता है। इंडिया कहता है कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, ना हम पूंजीवादी विचारधाराओं का अपनाएंगे, ना हम समाजवादी विचारधाराओं का अपनाएंगे। और इसने जो निर्माण किया वो कहा गुट निरपेक्ष। इंडिया ने एक आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें कि गुट मतलब हम बिना किसी गुट में जाए रहेंगे, यानी हम तटस्थ रहेंगे। अब बात होती है वे देश जो अमेरिका या संयुक्त गुट में शामिल नहीं हुए, उन्हें नेम की स्थापना की। यानी भारत ने क्या किया, भारत और सहयोगी देशों ने नेम की स्थापना की। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके प्रमुख नेता जो थे, नेहरू भारत से, नासिर मिस्र से, टीटो युगोस्लाविया से, सुकुर्नो इंडोनेशिया से और घना से न्यूक्रमा। तो कहता है कि भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घना, इन सब ने मिलकर गुट निरपेक्ष की क्या की, पहल की और गुट निरपेक्ष को अपनाया। इसका उद्देश्य क्या था, किसी भी गुट में शामिल ना होना, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना और शांति और विकास को बढ़ावा देना। यानी इन्होंने एक हद तक काफी अच्छा किया कि दोनों गुटों में ना जाकर शांति को प्राथमिकता दी, कि शांति स्थापित करने को ज्यादा वर्चस्व दिया। अब यह बात होता है कि स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, यानी ये दोनों थे कि हम किसी में भी नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, जिसके साथ हमें अच्छा लगेगा उसी के साथ हम जाएंगे। अब देखिए, अब समझिए, गुट निरपेक्ष किसी भी शक्ति या गुट से जुड़ाव ना रखना, संप्रभुता सोवेरेनिटी, किसी देश की अपनी स्वतंत्रता और नियंत्रण, किसी देश की अपनी स्वतंत्रता और नियंत्रण। यानी अब देखिए, इन देशों ने ना ये अमेरिका साइड गए ना ये सोवियत संघ के साइड गए। अगर ये दोनों में से किसी साइड भी चले जाते तो इनके ऊपर क्या होता, फिर किसी और देश का नियंत्रण हो जाता। अब जैसे भारत है, ब्रिटेन की गुलामी से निकला और अगर अमेरिका साइड चला जाता तो फिर वो अमेरिका की सारी बातें उसको माननी पड़ती। अब देखिए भारत की भूमिका, तो नेम में कहता है भारत की भूमिका क्या थी। भारत नेम का प्रमुख संस्थापक था, सबसे इंपॉर्टेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत की विदेश नीति का आधार होगा। भारत का विदेश नीति क्या होगा, किस आधार पर होगी, शांति, स्वतंत्रता और निर्भरता। यानी भारत उसी के साथ जाएगा, शांति के साथ, निर्भरता के साथ और निर्भरता और स्वतंत्रता। भारत ने दुनिया के कई संकटों जैसे कोरिया युद्ध, सुवेट संकट में मध्यस्थता की। और कहता है कि भारत ने कोरियाई युद्ध हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, उसके बीच में मध्यस्थता की, बीच बचाव किया। अब कठिन शब्द, मध्यस्थता में मतलब दो पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। अब देखिए यहां पर संयुक्त राष्ट्र और शीत युद्ध। कहता है संयुक्त राष्ट्र कई बार शीत युद्ध की वजह से अस्थिर रहा। कहता है जो यूएन संयुक्त राष्ट्र, आप समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो था वो शीत युद्ध की वजह से बहुत बार डिस्टर्ब रहा। इसका कारण क्या है, अमेरिका और यूएसएसआर अक्सर वीटो शक्ति का प्रयोग करके एक दूसरे के प्रस्ताव को रोकते थे। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 1972 में, तो उसमें क्या हुआ, इंडिया बार बार कहता था कि ये जो पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट भेज रहा है इंडिया में, पर अमेरिका और यूएसएसआर दोनों वीटो डालकर इसको क्या करते थे, स्थिर कर देते थे, यानी इस मामले को यहां से हटा देते थे। कहता है फिर भी यूएन ने कुछ शांति मिशन
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कहता है कि शीत युद्ध खत्म कब हुआ। तो देखिए, शीत युद्ध खत्म कब हुआ, तो कहता है शीत युद्ध का समय आपका जो चला 1989 से 1991 के बीच में यह खत्म होने की स्थिति आई। कारण, तो इसके कारण संयुक्त संघ की आर्थिक असफलता। कहता है कि 1989 तक आते आते सोवियत संघ में करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया और सोवियत संघ जो था वहाँ वो पूरी तरीके से जो भी उत्पादन कर रहा था वो देश हितों में ना करके वो हथियारों की होड़ में लग गया। हथियारों में होड़ के लगने की वजह से वहाँ पर यह हुआ कि वहाँ की स्थिति खराब हो गई। जो वहाँ के जो नागरिक थे वो असंतुष्ट हो गए और जिसके वजह से वहाँ पे गरीबी बढ़ने लगी। अमीरों और गरीबों में जो अंतर था वो काफ़ी बढ़ गया। जो हायर पोस्ट पे जो ऑफिसर थे वे क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा अय्याशी करने लगे और अपनी पावर का मिसयूज करने लगे। तो कहता है सोवियत संघ की आर्थिक असफलता, गर्बाचौक के सुधार और खुलेपन की नीति को पुनर्गठित। कहता है कि उस समय गर्बाचौक आए और उन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस किया कि सोवियत संघ में कुछ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे करप्शन काफ़ी बढ़ गया है और इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें बदलाव किया और उस बदलाव का नतीजा यह हुआ कि वहाँ पे क्या हो गया, विरोध हो गया। अब देखिए, दूसरा कहता है बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। तो होता क्या है कि 1962 के आसपास होता है कि जर्मनी में जो जर्मनी था वो दो भाग में विभाजित हो गया था। वहां पर एक ईस्टर्न साइड जो था वो रूस के साइड और वेस्टर्न साइड था जो यूएसए के साइड। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। जो ईस्टर्न साइड था वो संयुक्त संघ को फॉलो करता था और वेस्टर्न साइड था वो यूएसए को फॉलो करता था, जिसकी वजह से क्या हुई, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। और ये दीवार कहता है कि 1989 में टूट गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि सोवियत संघ साइड उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जितना प्रोग्रेस अमेरिका साइड हुआ। इसकी वजह यह थी कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था बने जैसे विश्व बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो थे उसी देश को सपोर्ट करते थे जो अमेरिका के साइड थे। उनको फंडिंग करना, पैसे देना, उनके हित के लिए काम करना, जिसकी वजह से क्या हुआ, और सोवियत संघ के पास ये सारे संसाधन नहीं थे, जिसकी वजह से और देश कमजोर पड़ते गए और बाद में जो इसके पक्ष के जो देश थे वो भी अमेरिका के साइड चले गए। तो बर्लिन का दीवार का टूटना की वजह यही है। और कहता है कि 1991 में संयुक्त संघ का विघटन हो गया। यानी 1991 में जो संयुक्त संघ के कई सारे राज्य थे वे अलग हो गए संयुक्त संघ से, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ और बाद में संयुक्त संघ रूस में कन्वर्ट हो गया। कहता है यूएसएसआर की विघटन से, टूटने की वजह से शीत युद्ध अब खत्म हो गया। दुनिया अब यूनिपोलर हो गई। अब केवल अमेरिका ही शक्तिशाली राष्ट्र बच गया। अब यूएसआर के खत्म होने से अब बचा कौन? सिर्फ अमेरिका। और लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, ये एक समीक्षा था पहला चैप्टर का, शीत युद्ध का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आगे वीडियो पूरी डिटेल आएगी इसकी। धन्यवाद।